आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से कैसे डिराइव कर सकते हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो 12th बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, स्टेट कूलम्ब्स लॉ एंड डिराइव इट यूजिंग गॉस लॉ। मतलब कूलम्ब्स लॉ को लिखिए और गॉस लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आते हैं, तो इसका स्टेटमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, इसको डिराइव करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच के फोर्स की हम लोग बात करेंगे तो ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और अगर हम लोग बात करें कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आइदर ये अट्रैक्शन का हो सकता है और ये रिपल्सन का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की चार्जेस का नेचर कैसा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के वक्त। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको, ये क्या कहता है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच का लगने वाला फोर्स, मैथमेटिकली अगर इसको तुम लिखते हो, ये क्या कहता है जरा समझिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो ये कहता है मैथमेटिकली कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स जो होगा ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2, मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ओके। उसी तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। ठीक है, अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन अगर करते हैं दोनों को, ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर एफ जो होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, है ना। और हम ये चीज जानते हैं कि जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाना होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लोग लेते हैं हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और आप जानते होंगे कि इस K की वैल्यू जो होती है वो 1/4πε0 होती है। तो हम लोग इन दोनों के बीच के फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एप्सिलन नोट होता है ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, क्योंकि ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, तो अलग अलग मीडियम में यहाँ पर वेरिएशन आएगा। बट फिलहाल अगर हम लोग एयर या वैक्यूम की बात करें तो हम उसके लिए फोर्स हम लोगों ने लिख लिया। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, देखिए समझिए। अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे वेक्टर नोटेशन वाला, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे और फिर इसकी डायरेक्शन लिख देंगे। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है, मतलब इस आर वेक्टर के अलोंग लगता है, इस आर वेक्टर के अलोंग लगता है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं उसके यूनिट वेक्टर से। तो ये हमारे पास फोर्स जो आ जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या तो ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। तो अगर आप आर कैप की वैल्यू पुट करिएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर कैप जो होता है वो होता है आर वेक्टर बाई आर। किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये फोर्स हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। मतलब ये तो मैं आपको समझा रहा था, आप सीधे इस स्टेप्स को स्किप करते हुए ये लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये हमने देख लिया कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब आप समझिए इस चीज को कि इसका प्रूव कैसे करेंगे गॉस लॉ के मदद से। हो सकता है कि ये दो क्वेश्चंस में टूट के आए, तो वहां पर आप कैसे प्रूव करेंगे। तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है जिसको हम लोगों ने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया है। देखिए, यहां पर हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है। ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ हमें मालूम है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स आता है वो आता है Q/ε0। चलिए बहुत शानदार,
ठीक है, ये तो हमारा हो गया गॉस लॉ के इस्तेमाल से। अब ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, बट हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस, है ना। और एक Q1 चार्ज से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ 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 हर जगह डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल देंगे। और अगर ds का इंटीग्रेशन करोगे, इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा इंटीग्रेट होकर के s आएगा। तो यहाँ से हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो E इंटू एस आ जाएगी। अगर इंटीग्रेट करोगे तो 0 से लेकर के, मान लो हम लोगों ने यहाँ पर सपोज करो कि छोटा सा कोई एरिया कंसीडर किया होगा, ds एरिया, तो ds एरिया के को अगर इंटीग्रेट करोगे पूरे इस स्फीयर के लिए तो ये आ जाएगा E डॉट ds, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा तो E इंटू एस, है ना। ये फ्लक्स हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को तुम देखो, यूजिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू एस, ये हमारे पास आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नोट। समझिए, इक्वेशन 1 और 2 के इस्तेमाल से ये हो जाएगा हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नोट। आपको बता दूं, ये जो S है हमारा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो S है हमारा, ये इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ चार्ज Q1 माना है तो हम लोग को Q1 लेके चलना पड़ेगा। ये हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नोट, Q1 बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ से E हमारे पास आ जाएगा 1 बाई, देखिए इधर जाएगा, ये हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। समझिए इस चीज को, मतलब हम लोगों ने क्या किया, इस 4 पाई आर स्क्वायर को इधर भेज दिया। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ पर मान लो कि r डिस्टेंस पर हम लोग यहाँ पर एक कोई चार्ज पुट कर दें। हम लोग देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ r डिस्टेंस पर, इस r डिस्टेंस पर एक चार्ज हम लोग पुट कर देते हैं, Q2 चार्ज। तो हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 चार्ज पर अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो Q2 पर जो चार्ज रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q2 इंटू ई। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 इंटू ई कितना आया हमारे पास, ये आया है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा, यहाँ Q1 था, यहाँ भी Q1 बाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप अरेंज करके लिख दोगे, ये जो फोर्स आ गया ये आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग कभी कभी 1 बाई एप्सिलॉन नोट को, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के से दिखा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। मतलब हम लोगों ने क्या किया, गॉस लॉ से पहले फ्लक्स को निकाल लिया, फिर फ्लक्स के जनरल फॉर्मूला से फ्लक्स को निकाल दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई आर स्क्वायर। अच्छा, हम लोगों ने अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q2 रख दिया इसके स्फीयर के सरफेस पर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, Q2 इंटू ई। भैया इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई, बस उसी का यूज किया है। अब देखो, तो हमारे पास ये आ गया फोर्स बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ क्या होता है वो पढ़ा और कूलम्स लॉ को डिराइव किया गॉस लॉ के सहारे। ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट कीजिए। ये वीडियो भी ऑन डिमांड आया है, बच्चों के डिमांड पर आया है, और पढ़ते रहिए, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।